कहानी सुकन्या की, उसके पति राज और छोटा देवर जितेश की है। सुकन्या 35 वर्ष की हो गई है। शादी को 11 साल बीत गए हैं। भरा पूरा समृद्ध परिवार है। गांव में सास ससुर रहते हैं और शहर में सुकन्या और राज रहते हैं। छोटा देवर 21 साल का हो गया है। जितेश और कंपटीशन की परीक्षा की तैयारी करने के लिए अपने भैया भाभी के पास ही रहता है। सुकन्या सब्जी बना रही है और अनमने ढंग से सब्जी को चला रही है। बुखार से शरीर दब रहा है। तभी उस पर जितेश की नजर पड़ती है। जितेश पानी पीने के लिए रसोई में आया हुआ है। कहता है, भाभी ठीक तो हो? भाभी कहती है, हाँ बस ठीक हूँ। जितेश कहता है, अरे तुम्हें बुखार है क्या? उसके गाल पर हाथ रखकर जितेश देखता है तो भाभी का शरीर तो दब रहा है। उसने कहा, हाँ ठीक तो लग रही हो, बस हल्का सा बुखार है ना भाभी? भाभी कहती है, ठीक हो जाएगा, परेशान मत होइए देवर जी। उसने कहा, ठीक है, आप जाकर बैठिए, रोटियां मैं बना लूंगा। आटा तो गूंथ ही दिया है आपने और सब्जी भी बन गई है। सुकन्या कहती है, नहीं देवर जी मैं बना लूंगी। राज 3 दिनों के लिए ट्रेनिंग पे बाहर गया है। राज के बॉस राज को बहुत पसंद करते हैं और जब भी बाहर जाने वाला कोई भी भरोसेमंद काम होता है तो वो राज को भेजते हैं और इसके बदले अलग से कुछ पैसे भी मिलते हैं। मिडिल क्लास फैमिली है। राज की सैलरी इतनी मिलती है और सुकन्या भी एक प्राइवेट स्कूल में थोड़ा बहुत पढ़ा लेती है, इसीलिए जितने भी पैसे आते हैं घर अच्छे से चल जाता है। कोई कमी नहीं है। जितेश अभी कोई काम नहीं कर रहा है। उसकी पढ़ाई का खर्च भी राज भैया ही देख रहे हैं। सुकन्या कहती है, नहीं आप बैठिए, बस हल्का बुखार है, मैं बना लूंगी। लेकिन सुकन्या की आंखें बंद हो रही है। तबीयत बेहद खराब है। चिढ़ता हुआ जितेश कहता है कि अच्छा ठीक है, हम दोनों मिलकर बना ले। सुकन्या कहती है, ठीक है। एक तरफ चकला और बेलना लेकर जितेश रोटियां बेलने लगता है और भाभी से कहता है, आप कुर्सी पर बैठकर चुपचाप से सेकिए, सब्जी मैं उतार दूंगा। सुकन्या एक कुर्सी लगाकर बैठ जाती है और तवे से रोटियां सेकने लगती है। छोटा देवर रोटी बेलने लगता है। भाभी को रोटियां सेकते देख उसका चेहरा देख रहा है। शुरू से जितेश की नज़र अपनी भाभी पर है। भाभी बेहद खूबसूरत है और आज बुखार में जो दब रही है तो जितेश की और नज़र जा रही है। किसी तरह दोनों खाना बनाते हैं और डाइनिंग टेबल पर लगाते हैं। बहुत बोलने पर भाभियाँ 2 रोटी खा पाती हैं और यहाँ तक कि भाभी के प्लेट में सब्जी भी नहीं है, पर उन्हें कुछ पता नहीं, बस वो रोटी खा रही है। जितेश कहता है, भाभी आपकी प्लेट में सब्जी नहीं है। वो और सब्जी देती है। भाभी इशारा करती है कि नहीं अब मत दीजिए, मुझे खाने का मन नहीं है। खाना खाने के बाद सुकन्या कहती है, रसोई बंद कर दीजिएगा जितेश, मैं सोने जा रही हूँ। वो कहता है, बिल्कुल नहीं, आप सोफे पर बैठिए, मैं आपके लिए पास के केमिस्ट से दवा लेकर आता हूँ। सुकन्या ने कहा, नहीं दवा की ज़रूरत है, मैं सो जाऊँगी, सुबह तक बुखार उतर जाएगा। भैया का कॉल भी आया था, कल छोड़कर परसों वो आ जाएंगे। जितेश कहता है, हाँ, और कल के दिन आप बेहोश हो जाइएगा तो मुझे ही घर का काम करना पड़ेगा। वो मुस्कुराने लगती है। जितेश के मन में चोट था। उसने मन में ठान लिया था कि आज भाभी को बुखार है, आज तो वो चैन की नींद सोएंगी। भैया भी घर में नहीं है, आज मैं फ़ायदा उठाकर ही रहूँगा, अपनी मन की करके ही रहूँगा। सुकन्या की ज़िंदगी बहुत अधूरी थी। सब कुछ था जीवन में, बस एक ही मलाल थी कि शादी के 11 साल के बाद भी वो माँ नहीं बन पाई थी। लगभग 36 वर्ष की हो गई थी, लेकिन बस घर में सूनापन, सूनी गोद का दर्द उसकी आंखों में हमेशा झलकता था। सुकन्या का साथी कोई था तो उसकी लिखी डायरी। हर दिन डायरी के पन्नों में अपनी ज़िंदगी के 4 पेज लिख दिया करती थी। जितेश भागकर केमिस्ट के यहाँ जाता है और भाभी से कहता है, अंदर से दरवाज़ा बंद कर लीजिए भाभी, मैं तुरंत आता हूँ। केमिस्ट वाला उसका दोस्त था। वहाँ भागकर जाता है और कहता है, यार जल्दी दवा दो, जल्दी दो दवाई मुझे। वो कहता है, हाँ यार दवाई ही दूंगा, ये मिठाई की दुकान थोड़ी ना है, पर हुआ क्या है और किसे? जितेश को ख्याल आता है कि अरे केमिस्ट से तो मैंने कहा ही नहीं कि प्रॉब्लम क्या है। उसने कहा, भाभी की तबीयत बहुत ख़राब है, उसे तेज़ बुखार है, बुखार की दवा दे दो और साथ में नींद की गोली, वो चैन से सो जाएगी। केमिस्ट समझ जाता है। केमिस्ट की तो पहले से बुरी नज़र थी सुकन्या भाभी पर आज वो जितेश को भांप जाता है। जितेश के लड़खड़ाते जुबान से समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो बुखार की दवा के साथ साथ 2 नींद की गोलियां देता है। जितेश काउंटर से लेता है, पैसे फेंकता है और भागने लगता है। पीछे से केमिस्ट वाला फिर चिल्लाकर बुलाता है, अरे यार सुन, डोज तो सुन ले। जितेश को ख्याल आता है कि अरे हाँ, मैंने तो डोज जाना ही नहीं। वो भाग कर आता है तो दोस्त कहता है कि नींद की गोली बड़ी कड़क चीज़ है, सिर्फ एक ही गोली देना। जितेश कहता है, क्या बकवास कर रहे हो, भाभी चैन से सोएगी इसीलिए नींद की गोली ले रहा हूँ। केमिस्ट वाला कहता है, हाँ हाँ, अगली बार जब भाभी को बुखार हो तो हमें भी याद कर लेना। जितेश इस बात को अनसुना करके भाग कर घर जाता है। घर जाकर दरवाज़ा नॉक करता है तो भाभी खोलती है। भाभी सोफे पर ही बैठी है। जितेश को ऐसा लग रहा है जैसे बस जल्दी से मेरा काम हो जाए। जितेश भाभी को बुखार की दवा देता है और 5 मिनट के बाद कहता है, ये गोली लेनी है आपको।
भाभी कहती है बस एक गोली से ही हो जाएगा देवर जी, क्यों परेशान हो रहे हैं। जितेश कहता है नहीं, आपकी एक नहीं सुनूंगा। 5 मिनट जितेश वहीं सोफे पर बैठता है और भाभी को फिर नींद की गोली दे देता है। सुकन्या नींद की गोली खाकर कमरे में चली जाती है। जितेश पीछे से जाता है, कहता है भाभी आप लेट जाओ, मैं आपका सर दबा देता हूँ और आपके माथे पर पट्टियाँ भी कर देता हूँ। भाभी मुस्कुराती है और कहती है ठीक है, आपकी जो जो इच्छा है कर लीजिए। जितेश ठंडे पानी की पट्टियां लाता है, भाभी का सर दबाने लगता है, माथे पर 2-3 बार पट्टियां बदलता है और सर दबा रहा है। तभी सुकन्या की आंख लग जाती है, शायद नींद की गोली अपना असर दिखा चुकी है। जितेश भाभी को आवाज़ देता है कंफर्म करने के लिए कि भाभी को नींद आई है कि नहीं। भाभी सो गई क्या? उसके गालों को थपथपाता है लेकिन भाभी नहीं उठती है। जितेश के अंदर का शैतान जाग जाता है, वो समझ जाता है कि अब मेरा रास्ता लगभग साफ हो गया है। जितेश मर्यादा की सारी हदों को पार करते हुए अपनी भाभी के साथ मनमानी करता रहता है। 2 घंटे तक मनमानी करने के बाद जब जितेश थक जाता है तो भाभी की कुछ तस्वीरें खींच लेता है। बहुत खुश होता है। भाभी के बिखरे बिखरे बाल और कपड़ों का इधर उधर हो जाना जितेश को बेहद खुशी देती है। एक बार भी वो नहीं सोचता कि ये मेरे बड़े भाई की पत्नी है, कितना मानती है मुझे। फिर जितेश उठता है, सब कुछ ठीक ठाक कर देता है और कमरे से निकलते वक्त उसकी नज़र भाभी की उस डायरी पर पड़ती है। जितेश तो बहुत खुश है, मुस्कुराते मुस्कुराते डायरी उठाता है, कुछ पन्ने पलटता है। यूं ही आराम है, ना भाई है घर में और ना ही आज तो रात अपनी है। डायरी पलटते पलटते कुछ पन्ने पर नजर जाती है जहाँ जितेश का नाम है। जितेश पढ़ने लगता है। पन्ने को पढ़ते पढ़ते जैसे जितेश की आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। उसमें लिखा था भाभी ने कि बस अब मैं और रोना धोना नहीं करना चाहती। बच्चे की आस में मैं जो 10 सालों से तड़प रही हूँ, मैंने क्यों नहीं सोचा कि मेरा बच्चा तो मेरे घर में ही है। जिस दिन से ब्याह कर इस घर में आई हूँ, जितेश मेरे आगे पीछे एक बेटे की तरह ही तो घूमता है। बस इस बार राज आ जाए ऑफिस के काम से बाहर से, फिर मैं कहूँगी कि कानूनी रूप से मैं जितेश को अपनी बेटी की तरह गोद लेना चाहती हूँ। ये लाइन पढ़ते पढ़ते जैसे जितेश की आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। उसके पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है। वो फूट फूट कर रोने लगता है। भाभी के पैरों पर गिरता है और कहता है भाभी मुझे माफ़ कर दो, मैं कहीं का नहीं। ये मैंने क्या किया? तुमने मुझे बेटा समझा था और मैंने अपनी हवस का शिकार तुम्हें बना लिया। लेकिन जितेश के पास अब पछतावे के अलावा कुछ नहीं है। भाभी को कुछ मालूम नहीं, वो सोई है। जितेश के सामने पछतावे की वो काली दीवार थी जिसे वो तोड़ नहीं पा रहा था। अब मैं भैया भाभी को जिंदगी में कभी मुंह नहीं दिखाऊंगा। पता नहीं मैं मर पाऊंगा भी या नहीं, लेकिन जीवित भी रहा तो अपने आप को जीवित नहीं समझूंगा। उसी क्षण एक चादर को ओढ़कर जितेश घर से बाहर निकल जाता है, कभी ना वापस लौटने के मन बनाकर। फिर कभी जितेश नहीं लौटता है। अगली सुबह सुकन्या को होश आता है। उसे उसका सर भारी लग रहा है। वो जान रही है कि मैं बुखार की दवा खाकर सोई थी। उसे अजीब महसूस हो रहा है लेकिन वो जान नहीं पाती है जितेश नहीं है घर में। घर का बाहर का दरवाज़ा भी खुला है। वो बहुत गुस्सा करती है जितेश पर कि सुबह सुबह कहाँ चला गया, वो भी घर का दरवाज़ा खोलकर। अगले दिन राज भी आ जाता है लेकिन फिर जिंदगी में जितेश कभी नहीं आता। भाभी के साथ जो उसने मुंह काला किया है, इसकी बात की खबर भाभी को तो नहीं है, लेकिन जितेश शायद इस पछतावे के आग में जल रहा है। जीवित है भी या नहीं किसी को नहीं मालूम। बस सुकन्या और राज जिंदगी भर यही सोच रहे हैं कि आखिर जितेश कहाँ चला गया, उस रात क्या हुआ उसके साथ। मैं तो बुखार से तप रही थी, सो रही थी। पर जितेश फिर कभी नहीं लौटा। जिंदगी में सुकन्या और राज यूं ही आगे बढ़ते गए और समय बीतता चला गया। ये थी दोस्तों देवर भाभी की एक छोटी सी अनोखी कहानी। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। मेरी कहानियाँ पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बने रहिए मेरे साथ। आप सुन रहे हैं मेरी कहानी मेरी जुबानी। धन्यवाद।